यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आज हम फिर से आपके पास एक नए केस के रूप में लेकर आए जिससे आपको अधिक जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं। तो एफआईआर में अपराध की प्रकृति का उल्लेख आवश्यक, अन्यथा रद्द करने योग्य दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की व्याख्या। बी एन जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड ANR SCR 1-2 ईयर 2025 वॉल्यूम 1, डेट ऑफ जजमेंट 2 जनवरी 2025। तो दंड संहिता 1860, धारा 353 और धारा 186। अपीलकर्ता के अनुसार वह एक छात्रावास का मालिक है जो कि वंचित बच्चों के लिए उपयोग में लाया जाता है। अपीलकर्ता का आरोप है कि अधिकारियों ने दिनांक 3/6/2015 को अवैध रूप से छात्रावास पर छापा मारा और वहां ठहराए गए बच्चों को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रयास किया। अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए गए हैं और उसके साथियों ने छापा मारने के दौरान अधिकारियों पर हमला किया और उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया। इस घटना के संबंध में अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके पश्चात जांच पूर्ण होने पर अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 353 और धारा 186 के तहत आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें इन अपराधों के किए जाने का आरोप लगाया गया। अपीलकर्ता ने उक्त आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय का निर्णय। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 1951 का सरसरी तौर पर अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 172 से 188 यानी दोनों सहित के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध की संज्ञानता लेने पर न्यायालय को रोक है, जब तक कि संबंधित लोक सेवा द्वारा लिखित शिकायत न्यायालय में दाखिल न की गई हो। राज्य यानी कि स्टेट द्वारा यह देखने का एक कमजोर प्रयास किया गया कि 3/6/2015 को जिला पर्यवेक्षक अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा दंड अधिकारी यानी कि सिटी मजिस्ट्रेट बनारसी को एक शिकायत दी गई, जिसमें कि आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता और उसके साथी अधिकारियों ने कार्य में बाधा डाल रहे थे। लेकिन उपरोक्त पत्र का सावधानीपूर्वक अवलोकन यह दर्शाता है कि पत्र शिकायत के रूप में दंड नगर दंड अधिकारी यानी सिटिंग मजिस्ट्रेट को संबोधित है, न कि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को। CRPC के तहत शिकायत का अर्थ केवल वही शिकायत होगी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल की गई हो, न कि किसी कार्यपालिका यानी कि मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। धारा 1951 के अनुसार जिस शिकायत की आवश्यकता वह केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल की जा सकती है, क्योंकि केवल वही ऐसी शिकायत का संज्ञान ले सकता है या ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है। इस मामले में चूंकि शिकायत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं बल्कि नगर दंड अधिकारी के समक्ष की गई थी, अतः ऐसी पर CRPC की धारा 1951 की कानूनी शर्त को पूरा नहीं हुई। इस प्रकार अपीलकर्ता यह दिखाने में सफल रहा कि IPC की धारा 186 के अपराध की CGM वाराणसी द्वारा संज्ञान लेना अवैध था, क्योंकि CRPC की धारा 1951 के अनुसार पहले से विधिवत शिकायत होना अनिवार्य है। जहां तक IPC की धारा 353 के अपराध की संज्ञानता पर प्रश्न है, एफआईआर में कहीं भी अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक बल या हमला किए जाने का कोई भी आरोप नहीं लगाया गया। एफआईआर में धारा 353 के अपराध के आवश्यक तत्व अनुपस्थित हैं, अतः एफआईआर में यदि अपराध बनता ही नहीं तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM द्वारा उसका संज्ञान लिया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। शिकायत
एफआईआर में यह भी स्पष्ट रूप से विशेषकृत नहीं बताया गया, केवल इतना कहा गया कि अपीलकर्ता और उसके साथी विघ्न डाल रहे थे। यदि मात्र विघ्न को हमला या आपराधिक बल प्रयोग के रूप में माना जाए बिना किसी स्पष्ट कार्य के, तो वह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। साथ ही सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बाद में दर्ज किए गए बयानों की सामग्री स्पष्ट रूप से एक बात की कल्पना प्रतीत होती है और एफआईआर की मूल सामग्री से मेल नहीं खाती। मामला हमला या हमले के आरोप बाद में जोड़ा गया, जो कि मूल एफआईआर में असंगत है। अतः अपीलकर्ता इस बात को साबित करने में सफल रहा कि उसके विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्रवाई को निरस्त किया जाना उचित है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और धारा 155 गैर संज्ञेय अपराधों की जांच हेतु पुलिस पर स्पष्ट प्रतिबंध। तो निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1552 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र में घटित किसी गैर संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है, तो वह उस सूचना का सार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर में दर्ज करेगा या करवाएगा तथा सूचना देने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। धारा 1552 यह भी स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी गैर संज्ञेय अपराध की जांच तब तक नहीं कर सकता जब तक कि सक्षम मजिस्ट्रेट, जो कि उस अपराध का विचारण या मुकदमा आरंभ कर सकता है, द्वारा जांच का आदेश न दिया गया। अतः यह स्पष्ट है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी गैर संज्ञेय अपराध की जांच करने की अनुमति नहीं है। यह एक विधिक निषेध है जो पुलिस की स्वतः जांच की शक्ति को सीमित करता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 155 क्या यह न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को संदर्भित करती है? तो निर्णय चूंकि सीआरपीसी की धारा 155 अध्याय 12 के अंतर्गत आती है और इसे मजिस्ट्रेट का उल्लेख है और वह मजिस्ट्रेट होता है जिसे ऐसे मामलों की सुनवाई करने का विचारण हेतु आगे बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो और जो न्यायिक कार्य यानी कि जुडिशियल फंक्शन करता है। अतः इसका तात्पर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से है, न कि अपीलकर्ता मजिस्ट्रेट से। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा 1951 को धारा 2D के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि कोई भी शिकायत कंप्लेन उस न्यायालय में दाखिल की जानी चाहिए जो संज्ञान ले रही हो और सीआरपीसी की धारा 1951 के अनुसार जो शिकायत आवश्यक है वह केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ही दाखिल की जा सकती है, क्योंकि कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने या ऐसे मामलों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं होता। निष्कर्ष, धारा 155 और 1951 में उल्लेखित मजिस्ट्रेट का अर्थ केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट से है, न कि कार्यपालिका मजिस्ट्रेट से। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एफआईआर में अपराध की प्रकृति का उल्लेख अनिवार्य है। निर्णय दंड प्रक्रिया की शुरुआत केवल एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से होती है। हालांकि एफआईआर का उद्देश्य घटना से संबंधित सभी विस्तृत तथ्यों को का ज्ञानकोश बनाना नहीं है। यह केवल आपराधिक विधिक प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला दस्तावेज होता है। फिर भी यह आवश्यक है कि एफआईआर में कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ ऑफेंस का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। यदि एफआईआर में अपराध की प्रकृति ही प्रकट नहीं होती तो वह रद्द किए जाने के लिए संवेदनशील हो सकता है। अतः यद्यपि एफआईआर में संपूर्ण विवरण अपेक्षित नहीं है, परंतु उसमें इस बात का स्पष्ट झलक अवश्य होनी चाहिए कि कौन सा अपराध घटित हुआ है, अन्यथा वह कानूनन टिक नहीं पाएगी। भविष्य में धारा 155 सीआरपीसी और एफआईआर से संबंधित निर्णय के प्रभाव यानी फ्यूचर इम्प्लीकेशन इन हिंदी विद रेफरेंस टू सेक्शन 155 सीआरपीसी। इस निर्णय से यह स्पष्ट किया गया कि एफआईआर में अपराध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ ऑफेंस स्पष्ट रूप से दिखाई
देनी चाहिए, अन्यथा एफआईआर रद्द की जा सकती है। यदि अपराध गैर संज्ञेय हो तो धारा 1552 सीआरपीसी के अनुसार पुलिस बिना सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की जांच शुरू नहीं कर सकती। भविष्य में इस निर्णय के प्रमुख प्रभाव गैर संज्ञेय अपराधों में पुलिस की भूमिका सीमित होगी। अब पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब किसी गैर संज्ञेय अपराध की सूचना मिले तो धारा 1552 का पालन करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए, अन्यथा पूरी जांच प्रक्रिया अवैध मानी जा सकती है। दूसरा बिंदु, एफआईआर में अपराध की प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा। एफआईआर अब केवल एक औपचारिक दस्तावेज नहीं होगी, उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना आवश्यक होगा कि कौन सा अपराध घटित हुआ है और इससे जांच की वैधानिकता सुनिश्चित होगी। तीसरा बिंदु, अनुचित या अस्पष्ट एफआईआर को चुनौती देना आसान होगा। यदि एफआईआर में यह स्पष्ट नहीं होता कि अपराध संज्ञेय है या गैर संज्ञेय, या उसमें अपराध की प्रकृति ही स्पष्ट नहीं है, तो आरोपी संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। चौथा बिंदु, मजिस्ट्रेट की अनुमति का महत्व बढ़ेगा। गैर संज्ञेय मामलों में अब मजिस्ट्रेट की अनुमति केवल औपचारिकता नहीं रहेगी, वह एक आवश्यक वैधानिक शर्त होगी, जिसकी अनुपालनता में न होने पर पूरी जांच प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। पुलिस जांच प्रक्रिया में पारदर्शी और जवाबदेही बढ़ेगी, एफआईआर की गुणवत्ता बढ़ेगी और पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह विवेकपूर्ण ढंग से और विधिक सीमा में रहकर ही जांच प्रारंभ करे, विशेषकर धारा 155 के मामलों में। और छठवां बिंदु, न्यायपालिका पर अनावश्यक मुकदमों का भार घटेगा। बिना विधिक आधार के शुरू की गई आपराधिक कार्यवाहियों में कमी आएगी, जिससे कि अदालत वास्तविक और गंभीर मामलों पर अधिक ध्यान दे सकेगी। तो निष्कर्ष, यह निर्णय एफआईआर की संरचना, पुलिस की जांच प्रक्रिया और धारा 155 सीआरपीसी के अनुपालन को लेकर एक कानूनी मार्गदर्शक बनेगा, जो न केवल अभियुक्तों को अनुचित आपराधिक कार्रवाई से संरक्षण देगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की शुद्धता को भी सुनिश्चित करेगा। तो ये थी आज हमारी एक रिपोर्ट। कैसी लगी आपको, ये ज़रूर हमें बताइए और इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए और हम आपको मिलते हैं अगली कड़ी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।